साथियों, जो इनवर्ड रेमिटेंस है उसका थर्ड पार्ट में हम ये जानेंगे कि जनरल रूल्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस के क्या है, मतलब जो कॉमन रूल क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स फॉर रिसीविंग इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड थ्रू ईडी बैंक इन इंडिया। कहने का मतलब है कि जो इंडियन ईडी बैंक है तो उसके माध्यम से अगर कोई भी रेजिडेंट पैसा रिसीव करता है तो उसके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो कितना अमाउंट रिसीव कर सकता है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिसीव कर सकता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओके। दूसरा है ईडी बैंक में फ्रीली परचेज फ्रॉम द पब्लिक इन इंडिया। और जो ईडी बैंक्स होती हैं वो आज़ाद है, फ्री हैं परचेज करने के लिए इंडिया में। क्या? टेलीग्राम ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र, ड्राफ्ट, बिल्स ड्रॉन इन एनी फॉरेन करेंसी अगेंस्ट द रूपी। अगर रूपी के अगेंस्ट में, जैसे क्या होता है, जैसे हमने कहा ना फॉरेन करेंसी चेक है, मान लीजिए कोई फॉरेन करेंसी चेक आया, ठीक है, इंडिया में आया, मान लीजिए अब्रॉड से आया, अमेरिका से आया, कनाडा से आया, कि जैसे ये बंदा था जो इंडिया में रहता है और एक का एक फादर है बी, वो कनाडा में रहता है। उसने क्या क्या एक फॉरेन करेंसी चेक दे दिया, उसने मान लीजिए कोरियर से भेज दिया, तो जो इंडिया में बंदा रह रहा है उसके पास वो चेक आया, अब वो उस चेक को क्या करेगा, उस चेक को वो अपनी बैंक में ले जाएगा, है ना। तो बैंक में ले जाएगा तो कहने का मतलब हुआ कि जो ईडी बैंक्स हैं वो मनी ट्रांसफ़र अगर कुछ हुआ है उसको डिमांड ड्राफ्ट है या टेलीग्राफ है तो वो इन सब चीज़ों को परचेज कर लेगा। ओके। तीसरा है फंड में भी ट्रांसफ़र इन इंडिया। इंडिया में पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है सच एज रिम्यूनरेशन, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है फॉरेन में, तो उसकी जो भी पारिश्रमिक हुआ, जो भी उसका वहाँ पर सैलरी मिली, वेजेस मिली, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। या कोई उसने वहाँ पर प्रॉपर्टी सेल की, उससे अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो वो भेज दिया, या कोई वहाँ पर उसको गिफ्ट मिला उसको भी भेज दिया। इस तरह से मतलब वो पैसे को भेज सकता है। लेकिन ऐसा पैसा जो भी आएगा तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा टू एन ऑथराइज्ड पर्सन विद इन, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई पैसा आता, देखो अब यहाँ पर एक थोड़ी बर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमको मान लीजिए हमारे फादर साहब हैं, वो कनाडा में रहते हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे खर्चे के लिए पैसे भेजे और उन्होंने एक फॉरेन करेंसी चेक दिया, तो वो चेक हमारे पास आया। अब हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? बैंक में लेके जाएंगे। तो बैंक क्या करेगा? उस चेक को परचेज करेगा। बैंक क्या करेगा? उस चेक को परचेज करेगा, ठीक है। तो परचेज कर सकता है और मैं बेचूंगा और बैंक परचेज करेगा, ठीक है। आगे आइए। और ऐसे सभी प्रकार के जो रिम्यूनरेशन है, सेटलमेंट है, कोई सेटलमेंट हुआ है या कोई इनहेरिटेंस आया है, मतलब हमारे फादर साहब वहाँ रहते थे, फादर साहब की कोई प्रॉपर्टी थी तो उनका, या कोई बैंक बैलेंस वहाँ पर फॉरेन में था, वो हमारे पास इनहेरिटेंस आ रहा है, तो ऐसे सभी पैसे को हमको बेचना पड़ेगा, यानी हमको सरेंडर करना पड़ेगा। कितने दिन में? विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। जिस दिन हमको फॉरेन करेंसी में पैसा मिला उसका हमको, ये 10 डेज नहीं है, ये 180 डेज है। 180 डेज में पैसे को हमें आरबीआई के पास में या
जो अथराइज्ड डीलर्स है तो उनके पास में हमें पैसा जमा करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक फॉर्म भर के। ओके, आगे आइए। गाइडलाइन ऑफ FCNR फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, वो कहता है कि अगर कोई भी पैसा फॉरेन से आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई एजेंसी कोई फर्म उस पैसे को रिसीव करती है तो उसको पहले RBI से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर क्रेडिट द बैलेंस टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट पर पैसा क्रेडिट करने से पहले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, आगे आइए। When foreign exchange is brought India, foreign exchange is brought into India by a person, a declaration to the custom authorities in currency declaration form CDF। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लाया जाता है तो उसके लिए एक फार्म होता है उसको, जिसका उसका नाम है CDF फॉर्म, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। उस फॉर्म को भर करके कस्टम अथॉरिटी के पास में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके 2 रूल हैं। पहला रूल है वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेंसी नोट में है या बैंक नोट में है या ट्रैवलर चेक में है। यानी जब कोई भी फॉरेन करेंसी इन तीन रूपों में इंडिया में आती है, करेंसी नोट में, बैंक नोट में, ट्रैवलर चेक में, ब्रॉट इन एट एनी वन टाइम एक्सीड 10,000 एंड इक्विवेलेंट, अगर 10,000 से ज्यादा है या उसके बराबर है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, अगर फॉरेन करेंसी नोट्स के बारे में बात करें तो वो 5,000 है या उस 5,000 से ज़्यादा है या उससे बराबर है। पार्टिकुलर्स ऑफ इनकैशमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को जो इनकैश किया जाता है, मेड शुड बी इंडोस्ड ऑन द रिवर्स ऑफ द CDF गिविंग नंबर। देखिए इसमें क्या है, इनकैशमेंट होता है, यानी फॉरेन करेंसी को जब इनकैश कराया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो इनकैश करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल समझो कि फॉरेन से कोई पैसा मिला, मान लीजिए ए इंडियन रेजिडेंट है, उसके पास कोई फॉरेन करेंसी है, ठीक है, तो उसको पहली चीज़ तो है कि उसको 180 दिन के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो AD होगा, क्या होगा, अथराइज्ड डीलर्स होगा, तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म भरवाएगा, वो जो जिसको कहते हैं CDF फॉर्म। CDF फॉर्म का मतलब क्या हुआ, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। CDF फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। अगर ये ऊपर की जो कंडीशनें हैं कि अगर कोई करेंसी नोट है या बैंक नोट है या ट्रैवलर चेक है जो $10,000 या उससे ज़्यादा है, या फिर फॉरेन करेंसी नोट है वो 5,000 से ज़्यादा है, तो CDF फॉर्म भरना मैंडेटरी होगा। और जो AD जो अथराइज्ड डीलर्स CDF फॉर्म को भरवाएंगे तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पर वो एक सीरियल नंबर दें, किस डेट को उन्होंने रिसीव किया वो दें, और ये जो फॉर्म होगा ये फॉर्म वापस नहीं देना होगा उसको, ये वो अपने पास में रखें
ये ताकि कल को कोई आरबीआई डिमांड करती है या आरबीआई कोई इंस्पेक्शन होता है तो उस समय ये फॉर्म रिप्रेजेंट करना होता है। ओके।